राम राम भाई आप सभी को। मेरा नाम जतिन है एंड मैं आपको रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करता हूँ। एंड आज हम एक इंटरेस्टिंग केस लेके आए हैं, एक ब्रांड न्यू केस लेके आए हैं। मैकबुक प्रो M3 14 इंच, मॉडल नंबर A2992 आई गेस। लेट मी चेक। 2992 है, यस। A2992 M3 प्रो है ये, सॉरी M3 में, हाँ मैकबुक प्रो M3 में ही है। M3 CPU यूज़ हुआ है, सीवियर लिक्विड डैमेज है, जैसे कि देख सकते हैं। ट्रैक पैड कनेक्टर पूरा डेड है और मोस्ट लाइकली इसमें मेरे को CPU भी चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर डैमेज है, हीट सिंक से होता हुआ डैमेज यहाँ है। यहाँ हमारी सॉरी सेकंड PMU आ जाएगा। और अगर बोर्ड चेक करूँ मैं तो बिल्कुल प्रिस्टीन है, एक भी लिक्विड ड्रॉप कहीं और स्पिल नहीं हुआ है इसमें। बोर्ड बिल्कुल क्लीन है, कोई डैमेज नहीं है। बस सेंटर लाइन पे ही इसमें जो है डैमेज है, बैक साइड पे भी सेम जगह पर ही डैमेज है। आई गेस कीबोर्ड के थ्रू इसमें लिक्विड स्पिल हुआ है। ओके, थोड़ा सा EEPROM की तरफ है डैमेज, बट वो चल जाएगा। उसके बाद वायरलेस के पास भी कुछ नहीं है एंड बैकलाइट ड्राइवर भी हमारा बिल्कुल क्लियर है। चार्जिंग IC भी ठीक है, स्पीकर एम्प भी ठीक है एंड राइट साइड स्पीकर एम्प भी ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा बोर्ड बिल्कुल प्रिस्टीन है। बट जो इशू है, मेन इशू जो है हमारे पास, वो है ट्रैक पैड कनेक्टर हमारा डेड है बिल्कुल। सो मशीन आई हमारे पास डेड कंडीशन में। कस्टमर से वाटर स्पिल हुआ है इसमें और उसके बाद मशीन हो गई है डेड। तो सबसे पहले मैं इसकी हिटसिंग आउट करता हूँ। इतना मैं हिटसिंग आउट करता हूँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी मैकबुक रिपेयर करवानी है, आप मेरे को सीधा पिंग कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रखा है मैंने, आप उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ज्वाइन के लिए। और कुछ ऐसे केसेस तो स्पेशलाइज रहते हैं, जैसे कि अभी के लिए तो मैं इसमें क्या कहते हैं आपका रिपेयर अटेम्प्ट ही ट्राई करूँगा। बट अगर रिपेयर अटेम्प्ट ना हो पाया तो मेरे को बोर्ड स्वैप भी इसमें देखना पड़ सकता है। ओके, बोर्ड स्वैप का भी ऑप्शन हम इसमें लेंगे अभी, बस डेटा इंपॉर्टेंट है इस केस में। बट बोर्ड स्वैप हमारा लास्ट ऑप्शन रहेगा। पहले हम इसमें डेट ऐसे ही इसको रिपेयर करना ट्राई करेंगे। थोड़ा सा थर्मल पेस्ट क्लीन करते हैं हम। APL1203 इसका पार्ट नंबर है, एटलीस्ट शॉर्ट फॉर्म इसका पार्ट नंबर की। सो हमारा CPU कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज M3 CPU। ओके, बेसिक मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बहुत कम टाइम के लिए इसमें करंट कंजप्शन दिखाऊंगा, बिकॉज मेरे को पता है इसमें करंट कंजप्शन 5 वोल्ट 01 मिली एम्प होगा। ओके, ये जो एरिया बर्न है, इसका अभी तक कोई भी स्कीमेटिक ना बोर्ड व्यू एज एफ नाउ अवेलेबल नहीं है। ये चल रहा है आपका नवंबर 2024, बट अभी तक इसका कोई स्कीमेटिक बोर्ड व्यू किसी भी तरह इसे कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो हम आते हैं इसके PP बस पे, जो कि हम मेजर कर सकते हैं इस कॉइल पे। तो PP बस इस ओके, यप, ये कॉइल हमारी तो PP बस हमारी शॉर्टेड टू ग्राउंड है।
आई गेस ये होना चाहिए हमारा पीपी बस 14 ohms ग्राउंड, ये। और अगर हमें चेक करनी है पीपी बस हमारी, तो पीपी बस को हम चेक कर सकते हैं इन मॉसफेट्स पे, क्योंकि इन मॉसफेट्स की वोल्टेज इन भी 12 वोल्ट है। ओके 14 ohms ग्राउंड, राइट। 14 ohms ग्राउंड अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा तो 0 ohms ग्राउंड आ रही है, ठीक है, उन्हीं ड्राइव के पास, इस जगह पर, इस कैपेसिटर के पास। तो इनकी जो वोल्टेज इन है वो पीपी बस ए ऑन है, और ए ऑन हमारी शॉर्टेड टू ग्राउंड आ रही है अराउंड 14 ohms ग्राउंड। तो 14 ohms ग्राउंड मेरे हिसाब से 99% इसी जगह की वजह से आ रही है। और बाकी करंट का बाकी जो पावर लाइन है वो सब चेक कर लेते हैं, कॉमन है चीज़ें, बट अगर मैं देखूं तो 3.8 होना चाहिए, तो 3.8 की पावर लाइन 3.8 200 किलो ohms, ठीक है। ओके उसके बाद अगर हम बात करें तो ये होना चाहिए हमारा 5.0, ठीक है। 5 वोल्ट S2 होनी चाहिए पावर सप्लाई, 5 वोल्ट S2, परफेक्ट। अब ये 2.5 NAND, ओके, 0.9 एंड 1.2, 0.9 ये दोनों हैं, और ये 1.2 है, 1.2 भी ठीक है हमारी। ये होगी 5.1 हमारा राइट साइड USB-C पावर डिलीवरी के लिए, ओके। तो ये भी शॉर्टेड नहीं है, ये सब तो ठीक ही होगा। अब अगर मैं बात करूँ लेफ्ट साइड की USB-C पावर डिलीवरी, सेम अभी तक 2992 में भी ये लोग यही ELC 180 यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट साइड पावर डिलीवरी। तो आई गेस अभी भी सेम कॉमन फेलियर आएगा हमारे पास, ओके। तो SN25812, अब इसके बारे में मैं पढ़ रहा था SN25812 के बारे में। A12 जो SN25812 है, इसका खुद का एक फर्मवेयर है, ओके। अब सिर्फ एड्रेस बेस्ड पे काम नहीं करते हैं, अभी तक ये सिर्फ एड्रेस बेस्ड पे काम कर रहे थे, I2C एड्रेस पे काम कर रहे थे, बट अब इनका एक खुद का फर्मवेयर भी है। दैट मीन्स कि आप मल्टीमीडिया एक्सेस नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल आप इसको क्या कहते हैं, आपका सेम फर्मवेयर और सेम आप लोकेशन से उसको नहीं रहेंगे। दैट मीन्स आपको सेम लॉजिक बोर्ड चाहिए टू डू दिस काइंड ऑफ रिपेयर। आप इसके अलावा अगर आप मार्केट से आईसी लगाते हैं या फिर कहीं और से किसी और लोकेशन की वाली आईसी लगाएंगे उठाकर, तो वो काम नहीं करेगी किसी भी तरीके से एज ऑफ नाउ। अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, तो इसी वजह से कई बार हमें एक आईसी के लिए भी काफ़ी हाई कोटेशन करनी पड़ती है, बिकॉज वो आईसी एक बोर्ड में एक ही अवेलेबल है, और वो लॉजिक बोर्ड अरेंज करना उस टाइम के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, ओके। तो बैकलाइट को भी चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। बेसिक सारी पावर लाइन ठीक है, दिस इज ग्राउंड, यप, बैकलाइट इज नॉट शॉर्टेड। इसके बाद अगर मैं बात करूं हमारा अपनी शील्ड्स आउट करते हैं, यहाँ पर 1.8 पावर लाइन होंगी, यस। ये ऐसे अभी भी सेम ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें कोई एज ऑफ चेंजेस नहीं है। So good. तो अगर मैं बात करूं PMU, तो आई गेस अब इन्होंने PMU नंबर चेंज किया होगा। पहले इन्होंने यूज़ कर रखा था APL 108D and C और 1098 आई गेस। अब now they switch to 109H। तो पहले ये जो था 1098 पे था, और आई गेस ये वाला भी 109H होना चाहिए, या फिर इन्होंने चेंज किया है इस तरफ भी।
क्योंकि आर्किटेक्चर में अब कुछ कुछ समझने लगा हूँ इनका। लेट्स चेक, ये भी 109H ही होना चाहिए। यस, 109H। ओके, तो APL 109H, दोनों PMU सेम है। लेट्स चेक तो अभी के लिए मेरे को इनके आउटपुट्स का नहीं पता कौन सी आउटपुट। आई एम लुकिंग फॉर अ शॉर्टेड टू ग्राउंड लाइन। कोई लाइन हमारी ग्राउंड के साथ शॉर्टेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लॉजिक बोर्ड का कोई भी स्कीमेटिक या बोर्ड व्यू या कोई भी सपोर्ट इस PMU के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ एक चीज़ सर्च कर रहा हूँ, कोई भी पावर लाइन मेरी ग्राउंड के साथ शॉर्टेड नहीं होनी चाहिए। 50 ohms, 10 ohms, 2 ohms ये सब होगा, बट 0 ohms टू ग्राउंड एक्सेप्टेबल नहीं होगा उस केस में। तो ये PMU तो क्लियर है बिल्कुल, बस ये तो डायरेक्टली CPU से इंटरेक्ट कर रहा है। एंड बैक साइड पे यहाँ पर भी एक PMU है, यहाँ पर भी एक 3.8 का सर्किट आई गेस। लेट मी चेक। यस, Renesas 3.8 सर्किट और बैकलाइट सर्किट यहाँ पर है। 3V8 सर्किट एंड कीबोर्ड बैकलाइट सर्किट दोनों यहाँ पर हैं। चलो ये अच्छी बात है, इन्होंने अब ये शील्डेड कर दिया है, सो दैट लिक्विड अगर डैमेज करता भी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा अंदर। So 50 ohms ground, perfect. 43, 0.77, 220, 0.75, okay, 1.46 kilo ohms ground, 50 ohms ground, 50 ohms ground। तो अभी तक कोई लाइन में कुछ शॉर्टेज नहीं मिली है, तो मेरे को अब देखना है 1.25S2 मेरी कैसी है। तो 1.25S2 को इन्होंने लास्ट मैक में यूज़ किया है पुलअप के लिए, DFU के लिए। तो DFU फोर्स DFU आई गेस ये वाला होना चाहिए। तो ये तो OL आएगा, ओपन मेगाओम्स में आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1.25S2। 1.25S2 ठीक है, 1.2 ओम्स 1.2 किलो ओम्स टू ग्राउंड आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ वी हैव अ शॉर्ट टू ग्राउंड ऑन PP बस एन, दैट्स इट। तो सिर्फ हमारा फोकस यही रहना चाहिए, और कम से कम डैमेज में विल ट्राई कि हम इसका सॉल्यूशन कर दें। शील्ड आउट कर देते हैं। बैटरी रिमूव कर दिया है, इजी एक्सेस कर पाए ताकि हम उस एरिया को।
सारे कनेक्टर्स तो हम रिप्लेस कर देंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं होगा। अब छोटा सा जो चैलेंज रहेगा हमारे लिए वो ये रहेगा कि इसके नीचे कितना ज़्यादा डैमेज है, और ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी कि जिस ड्यूरेशन में आपका वाटर स्पिल हुआ है उस ड्यूरेशन में आपकी बैटरी चार्ज कितने परसेंट पे थी। है ना, ये थोड़ा सुनने में अजीब रहेगा बट ये सच है। कई केसेस में मैंने देखा है कि फर्स्ट लेयर भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, बिकॉज बैटरी डिस्चार्ज होती है ऑलरेडी, बैटरी में इतना करंट नहीं होता है कि वो लेयर पेनिट्रेट कर पाए। बट कई केसेस में अगर 90% 80% बैटरी चार्ज है तो क्या होता है, ऑल जितना भी उसमें करंट होता है वो सारा का सारा एक गो में, ऑल्दो इसमें ओवरफ्लो प्रोटेक्शन होती है बट स्टिल उसके अलावा भी उस टाइम पर जब लिक्विड स्पिल होता है तो पूरा फ्लो करंट का आपका कनेक्टर पे आ जाता है और आपकी मशीन डेड हो जाती है, लेयर डैमेज हो जाता है। उस केस में कई केसेस में आपका सीपीयू भी डेड हो जाता है क्योंकि कुछ क्रिटिकल पावर सप्लाईज आ रही होती हैं लेयर्स में एंड वो उसके साथ शॉर्ट होके, हाई पावर सप्लाई के साथ शॉर्ट होके वो बोर्ड को डेड कर सकती हैं। तो अब काफ़ी बेटर इसका व्यू दिख रहा है। अब अगर मैं चेक करूँगा तो अभी भी 14 ओम से ग्राउंड ही आएगी जहाँ तक वैल्यू। लेट्स चेक 15.4 15.5 ओके। तो मेन क्या है, ये जो बर्न कार्बन कार्बन है ये हमारा ग्राउंड के साथ लेयर सेपरेट कर दे रहा है। लेट मी चेक एक बार, अगर यहाँ पर मेरे को उसका करंट सेंस रेजिस्टेंस मिल जाता है, ट्रैक पैड करंट सेंस रेजिस्टेंस, इस ट्रैक पैड के लिए फ्यूज लगा होना चाहिए। मे बी अगर हम फ्यूज ढूंढ सकें तो हम अगर फ्यूज डिस्कनेक्ट कर दें तो शायद हमारी बात बन जाए।
बी, ये हो। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट स्कीमेटिक है वो है A2779 का। उसी का रेफरेंस में लेके एक बार देखते हैं कि क्या इन्होंने ट्रैक पैड के लिए अलग से फ्यूज लगाया है या नहीं। तो पीपी बस A1 के साथ ही उन्होंने कोई बीच में फ्यूज यूज़ नहीं किया है, तो हमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा इसी कंडीशन के साथ। मैं इस लॉजिक बोर्ड में ज़्यादा कट्स नहीं चाहता, कि ये कम से कम डैमेज में ओके हो जाए, और ज़्यादा लेयर स्क्रैप ऑफ ना करनी पड़े। जहाँ पर लेयर क्लियर दिखने लग जाएगी मैं उसी जगह पर रुक जाऊँगा। ओके, ये जो लेयर ऑफ कार्बन है इसको आउट करना पड़ेगा, इसको हम लगा नहीं रहने दे सकते। जैसे कि अब हो गया। ऑलराइट, अच्छा, कोई लेयर शॉर्टेड तो नहीं है मेरी आपस में। यहाँ पर हल्का सा कार्बन दिख रहा है मेरे को।
आई गेस एक तरफ की शॉटिंग मेरी क्लियर हो गई है। देखता हूँ कुछ डिफरेंस है क्या। 110, 79, 80, 180 ohms टू ग्राउंड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 20 ohms और 180 ohms टू ग्राउंड में बहुत डिफरेंस है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है इसका। ये थोड़ा क्रिटिकल बन जाता है ये वाला, क्योंकि इसके जिस साइड में बैटरी कनेक्शन के भी सॉरी जो आपके पॉइंट्स हैं बैटरी को भी कनेक्ट करने वाले हैं, दैट मीन्स वहाँ पे बैटरी की वी बस चलने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि बैटरी वी बस से ये आपस में शॉर्ट हो। तो हमको अभी ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ। तो पहला जो काम रहेगा हमारा वो देखना ये रहेगा कि कार्बन किस तरफ ज़्यादा है। आई गेस इतने से हमारी शॉटिंग अब क्लियर हो जानी चाहिए। इस कॉर्नर में थोड़ा सा कार्बन रहता है, ज़्यादा नहीं, बट यस थोड़ा सा। Check for shot. Oh. Now we have 0 ohms ground for. इसका मतलब हमसे यहाँ पर कोई ना कोई लेयर आपस में शॉर्ट हो रही है, एंड वो लेयर होगी यही होना चाहिए। जहाँ तक यही होनी चाहिए थी छोटी सी। चेक 0 ohms ground still now.
shot. Still 0 ohms to ground. Yep. Okay. Mega ohms to ground. Huh. Mega ohms to ground. Nice. इसमें डाउट रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है. 400 के अराउंड इसमें डाउट रेटिंग आ रही है हमारी पीपी बस की. ओके. अब दोबारा एक बार सारे क्रिटिकल लाइंस चेक कर लेते हैं कि किसी लाइन में हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है. वापस से हमारी जो 7.8 कोई भी लाइन विन के साथ शॉर्टेड नहीं होनी चाहिए 12 वोल्ट के साथ. ओके. तो जैसे कि अब देख सकते हैं अब काफ़ी क्लियर इसमें Six, 46, okay, 41, 43, 450, so 196, 97, 7.7K, 1.8K, 1.8 को चेक करते हैं. 1.8 की मेन पावर लाइन 13 ohms टू ग्राउंड. मेन VCC CPU जिसके लिए 1 2 3 और पीछे भी कोर्स दे रखी हैं उसके लिए. तो आई गेस 4 कोर हैं मेन परफॉर्मेंस CPU के लिए 1.8 की. और 13 ohms टू ग्राउंड 309 2.2K. आई गेस ये वाला बक होना चाहिए मेरा 1.25 के लिए.
ये नहीं है। 2.2 के 91 91 60 ohms to ground, 3.9 47 ohms to ground। ओके, अब जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा पावर प्लग इन करने से पहले मैं एक एक करके जितने भी ट्रैक पैड के पॉइंट्स हैं उनको चेक करूँगा कि कोई विन के साथ शॉर्टेड तो नहीं है। ठीक है, तो मैं रखूँगा उसको डायोड मोड पे एंड एक एक करके किसी में भी ज़ीरो वैल्यू की डायोड मोड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक प्रोब मैंने पीपी बस पे रखी है और एक प्रोब में एक एक करके मैं इनके टेस्टिंग पॉइंट्स पे रख रहा हूँ। OL OL 1.8 2.0 ओके, OL 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 प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट सेफ होना ज़्यादा बेटर है कि बाद में मैं कोई नुकसान करूँ। नाउ प्लग इन द पावर। पीछे की हालत जो है वो है, उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज वो ड्राई कोरोजन है, इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं पड़ेगा। मेन मेरा जो कंसर्न है फर्स्ट, पहले मैं नीचे का मैट क्लीन कर देता हूँ क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो कॉपर के रेजिड्यू रहते हैं जो कि अभी हमने क्लीन किया है या हमने स्क्रैप ऑफ किया है जो भी कॉपर। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। कनेक्ट कर लिया है हमने। पावर प्लग इन करने के लिए मैं पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। और एक और चीज़ थी, USB-C प्लग इन नहीं दिख रहा ये। अब हम इसमें पावर प्लग इन करेंगे। कोई भी हमारा मेजर पार्ट डैमेज नहीं है अभी, टू बी नोटेड, और कोई भी पावर लाइन हमारी डाउन नहीं आ रही है एज ऑफ नाउ। तो जस्ट टू बी श्योर मैं इसको सेट, इसकी वोल्टेज डिवीजन ठीक कर देते हैं। 5 volts। okay, let's see if we have a PP bus on this cap। प्लगिंग इन आपको मैं पावर कंजप्शन दिखाता हूँ इसका। लेट्स होप कि नॉर्मल हो। 3 2 3 2 and 1। 12.4 volt, 20 volts। सक्सेसफुल बूस्ट 20 volts। Congratulations, आपका लॉजिक बोर्ड सेव है
डेटा मोस्ट प्रोबेबली बच गया है, थोड़ा काम करना पड़ेगा इस पर। तो क्या होगा इसमें, लॉजिक बोर्ड बार 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 लो बैटरी सिंबल देगा, लो बैटरी सिंबल एंड टर्न ऑफ, लो बैटरी सिंबल टर्न ऑफ, लो बैटरी सिंबल टर्न ऑफ, ऐसा ही करता रहेगा एक बार बार। अभी ये दोबारा हल्का सा करंट कंजप्शन आएगा, दैट्स इट। तो इसके लिए अभी हमें क्या करना होगा, मे बी 96 वाट चार्जर से बूट अप हो जाए, जस्ट टू बी श्योर। मैं इसको एक बार बूट करके देखता हूँ कि उसके बाद हम इसमें आपका एक बार मैं इसकी मशीन में लाकर इसका डिस्प्ले चेक कर लूँगा। डिस्प्ले चेक करने के बाद हम इसमें की ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड पे काम करेंगे, बिकॉज इसमें नॉन फंक्शनिंग चीज़ दो ही रहेंगी मेरे हिसाब से, ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड। उसके अलावा इसमें कोई और इशू नहीं आना चाहिए मेरी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से। और अगर हम बात करें हमारी यूएसबी एम्पीयर की, तो हमारे पास यूएसबी एम्पीयर अभी के लिए नहीं है। वेट मैं लेके आता हूँ। तो ये केस इसलिए बच गया है क्योंकि इसमें जिस ड्यूरेशन पर आपका लिक्विड डैमेज हुआ या लिक्विड स्पिल हुआ, उस टाइम पर बैटरी इसमें आई गेस 2 3 4 या फिर 5% से ऊपर नहीं होगी, बिकॉज इतना बर्न वही चीज़ क्रिएट कर सकता है। वरना अगर ज़्यादा बैटरी परसेंटेज होता, मतलब लेयर आपका ज़्यादा डैमेज होता। ओके, तो पावर प्लग इन 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स, 07, ओह सॉरी, ये प्लग इन दूसरा ज़्यादा करना था, दूसरा ज़्यादा करना था। ठीक है, लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर व्यू दिखे। 5 वोल्ट्स, 20 वोल्ट्स। अब मैं 96 वाट चार्जर लगाया है USB-C के थ्रू ही इसको बूट करा रहा हूँ अभी के लिए। लेट्स सी इफ वी हैव एन एप्पल लोगो एंड बूटिंग करंट। $48, $19, $09, $37, we have booting current। ओके, तो सक्सेसफुल बूट हो रहा है ये। तो एक बार मैं इसकी हाउसिंग लेके आता हूँ सो दैट हमारी स्क्रीन एंड डिस्प्ले वगैरह एक बार चेक हो जाए। ओके, जस्ट वेट, मैं इसकी हाउसिंग लेके आता हूँ। तो हाउसिंग की बात करूँ तो बैटरी के ऊपर लिक्विड डैमेज है, ट्रैक पैड कनेक्टर तो उसका डेड हो ही चुका है बिल्कुल। तो बैटरी और नीचे की तरफ कैमरा केबल और बैकलाइट केबल तो अभी तक बची हुई हैं, उनमें सच कोई डैमेज नहीं है। ओके, तो फिर अभी के लिए हम इसको ऐसे ही कनेक्ट करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि क्या ये मशीन रिपेयरेबल भी है या नहीं। स्क्रीन पे डेटा नहीं होगा तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैं स्क्रीन पे डेटा इसका लाना ही पड़ेगा। सेकंड स्क्रीन ये इतनी आसानी से सपोर्ट नहीं करेगा। HDMI पे एज अ सेकंड स्क्रीन शो करता है ये, एटलीस्ट M2 तक तो सेकंड स्क्रीन शो करते थे, इनका मेरे को नहीं पता M3 में फर्स्ट स्क्रीन एज शो करेगा या नहीं करेगा।
ओके let's plug in this MacBook in 3 2 1 20 volts Apple logo we are booting okay trackpad and keyboard is required हाँ आई गेस ये रिकवरी मोड में जा रहा है इसको ट्राई करता हूँ एक बार रिस्टार्ट करने का सो दैट हम देख सकें ये okay we have working sound same issue with the trackpad yes एक्सटर्नल माउस कनेक्ट करके वर्क करेगा क्या एक्सटर्नल माउस ओके and we are on एक्सटर्नल माउस काम कर गया install recovery let's go and restart the machine if it boots again in recovery maybe revive required हो उसको एक yep we have a fully booted Mac OS keyboard is not working obviously क्योंकि trackpad working नहीं है हमारा
सो स्क्रीन पे तो कोई मेरे को ऐसा डैमेज नहीं दिख रहा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा इसमें, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसमें वीडियो अपलोड करूँगा, अभी फर्स्ट पार्ट के लिए इसको ऑन करना ही बहुत था। नेक्स्ट पार्ट में विल ट्राई टू हैव अ वर्किंग ट्रैक पैड एंड फुल्ली फंक्शनल मैकबुक। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में मे बी कल को जो वीडियो पोस्ट होगी वो उसमें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँ। ओके। एंड अगर आपके पास भी कोई ऐसी मैकबुक है जो कि रिपेयर नहीं हो रही है, सब जगह से मना हो चुका है, या फिर आपको कोई डेटा एक्सेस कराना है, बिकॉज मैकबुक्स में डेटा एक्सेस कराने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप एक वर्किंग लॉजिक बोर्ड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है डेटा एक्सेस कराने के लिए। उसमें सच कोई चीज़ नहीं होती कि आप नैंड रिमूव करें और आप उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता, डेटा इंटरप्रेट होता है इनमें। तो अब अगर आपको डेटा रिकवरी सर्विसेज चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए इन चीज़ों के बारे में, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। एंड कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप सीधा अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपना फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आई नो जो वॉइस है मैं काम कर रहा हूँ उस पर, जो माइक्रोफोन है मैं ढूंढ रहा हूँ कौन सा बेस्ट रहेगा इसके लिए, बट अभी तक मेरे को कोई ऐसा सच मिला नहीं है। तो जल्दी जो वॉइस क्वालिटी है उस पर भी मैं काम करूँगा। आई होप जल्द से जल्द मैं ये इशू रिजॉल्व कर पाऊँ, बट अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। आपसे मिलेंगे इसमें एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम इसमें ट्रैक पैड और कीबोर्ड प्लस जो भी बैक साइड पे करंट सेंसिंग में जो भी डैमेजेस हैं उसको रिकवर करेंगे और टेस्ट करेंगे कंप्लीट फुल्ली फंक्शनल मैकबुक के लिए। और ये जो भी डैमेजेस हैं इस पे, ये सब क्लीन होने के बाद चल जाएगा। एज सच कोई मेरे को डैमेज नहीं लग रहा है, ये ऊपर से ही लग रहा है। मे बी वी हैव अ वर्किंग बैटरी ऑल्सो, बट कस्टमर को हम गाइड कर देंगे बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए, बिकॉज ऐसी बैटरी के साथ तो काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। बैटरी हेल्थ मेरे को ठीक लग रही है, बिकॉज अगर बैटरी में करंट सर्ज होता तो बैटरी के सेल्स फूल जाते। जनरली हम देखते हैं जब भी कोई मेन पावर लाइन की शॉर्टिंग होती है उसमें हमारी बैटरी की हेल्थ जो है डिग्रेड हो जाती है, आइदर उसके सेल फूल जाते हैं या फिर बैटरी बैकअप काफ़ी कम हो जाता है। बट इस केस में मेरे को वो केस नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें बैटरी चार्ज उतनी नहीं होगी। आई होप कुछ लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये डैमेज कम था, ये बहुत कम डैमेज था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा डैमेज होगा लेयर के अंदर, क्योंकि कई केसेस में नॉन रिपेयरेबल भी मैंने उनको कराया, बट डेटा नहीं था उनका इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने बोर्ड स्वैप की परमिशन नहीं दी। प्लस उनकी जो मशीनी कंडीशन थी वो भी काफ़ी वर्स थी। ये तो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में बोर्ड आया मेरे पास। और फ़र्क पड़ता है अगर आप उस बोर्ड पे फर्स्ट रिपेयर टेक्नीशियन हो काम करने के लिए, तो उन चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई और इसको रिवर्क करके लाता मेरे पास और ऑलरेडी उसने ये सब कर चुका होता, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता प्रॉब्लम को ट्रेस आउट करना, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी सारा काम हो चुका होता है इस पर। और इतने से जो मैंने इतना सा जितना रिक्वायर्ड था उतना ही शॉर्टिंग क्लियर करने के लिए वो करा है। हो सकता था वो और ज़्यादा कर देता या फिर कम करता, इस तरीके से तो नहीं होता, मेरे को इतना पक्का होता है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।